90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं और अपना 1 से 2 मार्क्स आसानी से लूज कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने मेंसुरेशन का एक वीडियो बनाया है जिसमें ट्रायंगल्स और सर्कल्स के बारे में बताए हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ और वो है क्वाड्रिलैटरल। इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और साथ में पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी, जैसा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया चैप्टर, जो कि है मेंसुरेशन विद क्वाड्रिलैटरल। पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है और क्वाड्रिलैटरल्स भी क्या होता है। क्वाड्रिलैटरल्स वो फिगर्स होते हैं जिनके 4 साइड्स होते हैं। ओके, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, इनके 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स हम अलग अलग तरीके के पढ़ेंगे, जैसे पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ये सारे क्वाड्रिलैटरल्स हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साथ में उनके एरियाज और पेरीमीटर्स के फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। मैं इसको आपको डिराइव करके भी दूंगी, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम, जिसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, उसका उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है। सपोज अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसका साइड है ए बी सी डी। पहले तो हम पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं, और पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। मतलब ए डी बी सी के बराबर होगा और ए बी डी सी के बराबर होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या हुई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होंगे इसके, ओके, और ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरा, तीसरा, डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। ये लंबाई के बराबर होगी और ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहले कि ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल होंगे, समान होते हैं और समानांतर होते हैं। दूसरा, विपरीत कोण बराबर होते हैं। तीसरा, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मतलब जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हुए हमारे पैरेललोग्राम। अब हम साथ में पैरेललोग्राम के एरिया और पेरीमीटर भी पढ़ते जाएंगे। तो पेरीमीटर तो आपको पता है, अगर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी ए होगा। अगर इधर बी है तो ये भी बी होगा। तो हमको सबसे पहले तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो 2a प्लस 2b। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होता है 2a प्लस बी। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी याद रखी तो आप आराम से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दोनों साइड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ए साइड्स दिया हुआ है और हमें बी साइड्स दिए हुए हैं। इसमें 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। मतलब ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है। हमें पता है ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ। ये हमने पढ़ा है ट्रायंगल चैप्टर में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये अगर हम मान लें इसकी हाइट है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी h, और बेस यहाँ पे हो गया a। तो इसकी इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस मतलब a इंटू हाइट। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, इसमें भी हमारा जो एरिया होगा, इसका अगर हम एरिया निकालने जाएंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है a, और इसकी भी हाइट सेम ही होगी, ये जो हाइट है वो सेम ही होगी h। ठीक, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें हाफ a इंटू एच प्लस हाफ a इंटू एच,
मतलब हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा a इंटू एच। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया किस चीज का, पैरेललोग्राम का एरिया। मतलब पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया हो गया a इंटू एच, मतलब बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एक बार हम फिर से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइज करते हैं, इसके पेरीमीटर जानते हैं, इसका एरिया जानते हैं। पैरेललोग्राम जो फिगर होता है ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है, इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और इनकी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर हो जाएगी 2a प्लस 2b, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। होपफुली आपको ये पैरेललोग्राम क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वाड्रिलैटरल पे। दूसरा क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, रोम्बस। देखिए रोम्बस हमने ऐसे बना दिया ए बी सी डी। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, रोम्बस जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इक्वल होता है। लेकिन इस केस में एक और चीज अच्छी है कि इनके सारे साइड्स बराबर होते हैं, रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं। अगर हम ए लेंगे तो इनका सारा चारों तरफ क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, उनकी सारी साइड्स बराबर होती है। प्लस पैरेललोग्राम से ये कैसे डिफरेंट है, इनका जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करता ही है, साथ में वो परपेंडिकुलर भी होता है, मतलब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या अंतर है, तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में सिर्फ एक ही बेसिक अंतर है, वो ये है कि डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के केस में, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, अब हम इसका पेरीमीटर और एरिया डिराइव करेंगे। तो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। इनके सारे साइड्स बराबर हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4a। एरिया कैसे निकालेंगे हम, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू, अगर हम ये डायगोनल D1 मान लें और ये डायगोनल D2 मान लें, तो इसका रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम वेयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, और उसके सारे साइड्स बराबर होते हैं। इनका पेरीमीटर कितना होगा, इनका पेरीमीटर साइड इंटू 4 होगा, और इनका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल देखते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल है आयत, मतलब रेक्टेंगल। अभी ये देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगल बना है जिसका नाम है ए बी सी डी। अब ये रेक्टेंगल देखिए, पैरेललोग्राम इज अ बेसिक फिगर। पैरेललोग्राम में से रोम्बस अलग है। पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम्स जो होते हैं, जो रेक्टेंगल होते हैं, वो सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, पर उसमें एडिशनल एक प्रॉपर्टी होती है। एडिशनल क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो सारे साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है, वो पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज है। मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल हैं, मतलब ये जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। दूसरा क्या था, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ओके, और पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही केस रेक्टेंगल में भी होता है। ठीक, अब हम इसका पेरीमीटर जानेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, सपोज ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस 2b, मतलब 2 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो a प्लस b, तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और क्या होता है इसका, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हम सिमिलर वे में निकालेंगे जैसे कि हम ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं। अगर हम ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालें
इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है a और हाइट कितनी है इसकी b। सिमिलरली इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालें तो ये भी ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका a और हाइट कितनी है, हाइट है b। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल, अगर हमको पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। मतलब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो उसके लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीपल होता है। ठीक है, ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है, लंबाई, मतलब लेंथ बोलते हैं इसको, और ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं चौड़ाई, मतलब ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो रेक्टेंगल की सारी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और जो सारे एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी सी और डी, वो कितने होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक, तो पैरेललोग्राम हमने समझा, फिर हमने रोम्बस समझा, फिर हमने रेक्टेंगल समझा। अब हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है वर्ग। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की भी होती हैं, रोम्बस की भी होती हैं, और रेक्टेंगल की भी होती हैं। तो आप बताइए मुझे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार बोल लिया है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल। दूसरा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। रोम्बस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स एट राइट एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें डायगोनल्स एट राइट एंगल्स बाइसेक्ट करेंगे। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है। स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, diagonals bisect each other at 90 degree and diagonals are equal। ठीक, इस प्रॉपर्टीज से आपको एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सब डिविजन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है वैसे याद रखिए, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। ठीक, अब अगर हम पढ़ेंगे इसके पेरीमीटर के बारे में, तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर इसका साइड ए है तो इसकी चारों साइड ए ही हो जाएगी, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब 4a हो जाएगा। और इसका एरिया कैसे होगा, एरिया जैसे कि हमने जब हमने रेक्टेंगल पढ़ा था तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो स्क्वायर के केस में भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पर चूंकि लेंथ और ब्रेथ इसका बराबर है, तो a इंटू ए इसका एरिया हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4a के बराबर होता है, और जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल है काइट। काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए काइट एक पतंगाकार चतुर्भुज है। जो पतंग होता है ना, उसको आपको दिमाग में रखना है। अब काइट की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि काइट में जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, ये देखिए, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जो एडजेसेंट साइड्स जा रही हैं ये दोनों इक्वल होती है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होती है और ये साइड इस साइड के बराबर होती है। ठीक है, और क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होती है, पर एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल ए। एंगल बी और एंगल डी बराबर होते हैं, पर एंगल सी और एंगल ए बराबर नहीं होते हैं। तो काइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके जो डायगोनल्स होते हैं, है ना, ये जो डायगोनल क्या होगा, ऐसे हम जोड़ेंगे बी डी और सी ए डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है,
और इसमें से जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट भी करता है। मतलब सी अगर डायगोनल होगा वो बीडी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट मतलब आपको पता है ना, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो काइट की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। उसमें सबसे पहला है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है दूसरे डायगोनल को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका, अगर हमने इसका ये साइड ए ले लिया तो चूंकि ये साइड और ये साइड मतलब बीसी और सीडी बराबर है तो ये भी ए हो जाएगा। अगर हमने इसको बी ए को बी ले लिया तो बी ए और ए डी बराबर है तो ये भी बी हो जाएगा। तो हमको इसका पेरीमीटर क्या मिलेगा? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल दी साइड्स होता है, मतलब 2a प्लस 2b। ये हमारा पेरीमीटर हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, d1 इंटू d2। जैसे हमने रोम्बस का देखा ना, तो रोम्बस और काइट दोनों के एरिया सेम ही होते हैं। ठीक है, अब हम एक और आपके लिए क्वाड्रिलैटरल बाकी है जो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसा होता है? ट्रेपीजियम हम ऐसा बनाते हैं, ये होता है ट्रेपीजियम। ठीक है, इसका हम नाम लिख देते हैं ट्रेपीजियम। ये ए बी सी और डी। और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेपीजियम में जो ये अपोजिट साइड्स होते हैं, ये वाले साइड, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों साइड इक्वल होते हैं और ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक, अगर हमको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हो तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ द हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज डी है, तो इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको याद रखना होगा कि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। हम भी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक जो स्लाइड है ये स्पेशली एरिया और पेरीमीटर के लिए रखी है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये कैसे डिराइव हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एरिया और पेरीमीटर ऑफ सारे क्वाड्रिलैटरल्स एक जगह पे मिल जाए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हों। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। In a quadrilateral ABCD, diagonals AC and BD are perpendicular to each other। तो हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलैटरल बना लेंगे। एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया हमने, सपोज हमने कुछ भी क्वाड्रिलैटरल बना लिया क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये क्वाड्रिलैटरल क्या है, हमें निकालना है इनफैक्ट। तो एक क्वाड्रिलैटरल बना दिया, ए बी सी और डी। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, एंड सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी इज इक्वल टू सी डी, देन ए बी सी डी मस्ट ऑलवेज बी आर। क्या होगा आप बताइए? डायगोनल्स परपेंडिकुलर किसके होते हैं? डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं हमारे किसके? एक तो होते हैं रोम्बस के, है ना, और किसके होते हैं? स्क्वायर के, और किसके होते हैं? काइट के। तो इन तीनों के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए ये रोम्बस होगा क्या? ये रोम्बस इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं। स्क्वायर होगा क्या? स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं। ये होगा काइट। क्यों? क्योंकि काइट के एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? काइट, मतलब पतंग, जिसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? सभी आयत वर्ग होते हैं। तो क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? नहीं होते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, तो हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम जो होता है, सारी रोम्बसेस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, है ना। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेलल, मतलब सभी सम चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये सही है हमारा।
ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस की भी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, वो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इनफैक्ट वो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, वो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये हमारा आंसर गलत है। अब देखिए अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 1 और 3 किसमें किसमें गलत है? 1 इसमें नहीं रह जाएगा, है ना, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हम ऑप्शन से भी अपने आंसर्स डिराइव कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? ओनली 2 and 4। फिर भी हम देख लेते हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, तो ये बिल्कुल सही है, सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम्स होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दिया हुआ है इन अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल। एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया, इसका नाम क्या दिया? ए बी सी डी। अब कह रहा है ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर है, तो ए बी सी डी विल ऑलवेज बी आ ए डी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, मतलब ये और ये इक्वल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? अब देखिए ये हमारा स्क्वायर तो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में हमें डीसी और एबीसी के एबी के बारे में कुछ नहीं पता है, और हमें पता है कि स्क्वायर के केस में सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो स्क्वायर तो नहीं होगा। रेक्टेंगल भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट साइड के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की गई है, तो ये रेक्टेंगल भी नहीं होगा। काइट के केस में एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, तो ये काइट भी नहीं होगा। ये होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल्स बराबर होते हैं, और मैंने आपको बताया था एक साइड, मतलब अगर हम इसको अब सही अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारा ट्रेपीजियम कैसे बनता है? ट्रेपीजियम हमारा बनता है इस तरीके से। ये हमारा हो गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमने क्या पढ़ा है? ये ए बी सी डी। ट्रेपीजियम में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और ये साइड ये पैरेलल होता है, बट इक्वल नहीं होगा। AD इज इक्वल टू BC, AD और BC बराबर होते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि चारों साइड्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। रेक्टेंगल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। काइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि काइट के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दिया हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10:3। इसके चारों ओर ₹12 प्रति मीटर की दर से क्या लगा दिया गया है? फेंस लगा दी गई है, जिसकी लागत आई है ₹6,240। अभी आप मुझे बताइए, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड है, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो हम इसमें फेंस किस पे लगाएंगे? फेंस कहाँ लगेगा? फेंस हमेशा पेरीमीटर पे लगता है ना। इधर फेंस लगाएंगे, हमको अंदर में फेंस लगाने की जरूरत नहीं है, हमेशा फेंस पेरीमीटर पे लगता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर पूछ सकता है कि हम एक काव को छोड़ देते हैं और काव ग्रेस कर रही है, तो काव किस पे ग्रेस करेगी? काव पूरे एरिया पे ग्रेस करेगी, वो पेरीमीटर पे ग्रेस नहीं करेगी। तो उस केस में हमें एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ हमें बोल रहा है फेंस लगाना है, तो फेंस हमें कहाँ लगाना पड़ेगा? हमेशा पेरीमीटर पे लगाना पड़ेगा। हम जो फेंस लगाते हैं, जो बाड़ लगाते हैं, वो हमेशा साइड्स में लगाते हैं, अंदर की तरफ फेंस नहीं लगते हैं। तो कह रहा है कि जो फेंस लगाने का कॉस्ट आया हमारा 6240, और हमें पर मीटर फेंस लगाने का कॉस्ट कितना है? 12 रुपीज। तो एक्चुअल में कितना पेरीमीटर हमने कवर किया? तो पेरीमीटर कवर किया हमने 6240 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो कितना हो गया ये? अगर हम इसको काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। अब इसको काट ले, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 0, मतलब 520 मीटर में हमने पेरीमीटर लगाया, 520 मीटर में हमने फेंस लगाया। तो एक्चुअल में ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर कितना हो गया हमारा? 520 मीटर। अब हमें बोला है जो लेंथ है वो 10:3 रेशियो में, लेंथ और ब्रेथ 10:3 रेशियो में है। तो लेंथ हो गया हमारा, सपोज हमने इस रेशियो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको हम कैसे लेना पड़ेगा? 10x लेना पड़ेगा, और ये 3x लेना पड़ेगा। तो अब हमें अगर पेरीमीटर निकालना है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आएगा? ये 10x है तो ये भी 10x हो जाएगा,
ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, तो पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 20x प्लस 6x, जो कि 520 के बराबर है। ठीक है, तो x कितना हो गया हमारा 520 डिवाइडेड बाई 26, ये 20 से कट जाएगा, तो हमारा लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया हमारा 20 इंटू 10 मतलब 200, और ब्रेथ कितना होगा 20 इंटू 3 मतलब 60। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है हमारा 200 और ब्रेथ कितना है 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये हमारा 12,000 मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, तो आपको ये बस कॉन्सेप्ट समझना है कि पेरीमीटर में ही हमारा फेंसिंग होती है, अगर ग्रेजिंग पूछी जाए तो वो एरिया में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, मतलब रेक्टेंगल का परिमाप पूछा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है अगर ट्राइंगल्स के सारे साइड्स अनइक्वल हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, वो स्केलेन ट्राइंगल होगा। ऑलरेडी आपने पुराने वाले वीडियो में ये पढ़ा है ट्राइंगल्स और सर्कल्स के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके वो वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको ट्राइंगल्स और सर्कल्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से क्लियर होंगे। बाकी अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस के साथ नई नई वीडियोस बनाती रहूं। तो अभी हम निकालते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस क्या होगी, एस हो जाएगी हमारा 24 प्लस 25, मतलब सेमी पेरीमीटर के बराबर होता है, 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 56 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 28 के बराबर हो जाएगा। अब हम यही वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है ना एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर 24 25 27 दिया हुआ है तो दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, जिसके साइड्स कितने हैं 25 हैं, 24 हैं और 7 हैं। तो 25 को अगर हम ए मान लेते हैं, 24 को बी मान लेते हैं और 7 को सी मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ये हम हीरोन्स फॉर्मूला हमने लगाया है, एस हो गया 28, एस माइनस ए मतलब 28 माइनस 25 कितना हो जाएगा 3, 28 माइनस 24 हो जाएगा 4 और 28 माइनस 7 हो जाएगा 21। अब हम इसको स्क्वायर रूट को निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो हम 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 4, और 21 को कैसे लिख सकते हैं हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हर चीज 2 बार आ रही है, 7 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, तो अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 7, मतलब कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये हो जाएगा हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल मिल गया, कितना मिल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बोला है, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए। अब हमें बोला है कि ये जो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया के बराबर होता है। अब इसमें लेंथ दी गई है 14, ब्रेथ हमें नहीं पता, एरिया है 84, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 84 डिवाइडेड बाई 14, 6 आंसर हो जाएगा, मतलब ब्रेथ हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो बहुत आसान है, ये जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, इसका लेंथ है हमारा 14, ये भी 14 हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो गया हमारा 6 और 6, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 14 प्लस 6 40, 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कोई भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां बोलेंगे मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ वो शॉर्टकट बता रहा हूँ, पर आप इतने शॉर्टकट्स एग्जाम में नहीं याद रख सकते हो, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि उतने फॉर्मूलेज उतने शॉर्टकट्स याद रखना भी एक टिपिकल टास्क है, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट समझना है।
ओके। वो बहुत आसान रहता है एग्जाम में आंसर सॉल्व करने के लिए, और मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीटेट यूपीटेट सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The perimeter of a rhombus is 60 centimeter and the length of one of its diagonal is 20 centimeter. What is the area? अब देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस हमने पढ़ा था रोम्बस की, रोम्बस में सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो पेरीमीटर क्या है, अगर हम ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ेंगे तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हमारी आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 वन जा 4, 50, मतलब साइड आ गई हमारी 15। अब हमें निकालना है इसको, थोड़ा रोम्बस को मैं बड़ा ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको एरिया निकालने में आसानी हो। जैसे ये रोम्बस हो गया। अब रोम्बस की साइड कितनी आ गई हमारी, 15 सेंटीमीटर आ गई। अब कह रहा है कि डायगनल जो है इसका, वो एक डायगनल 24 सेंटीमीटर है। हमें एरिया निकालना है। रोम्बस का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, D1 तो हमें पता है, D1 क्या है 24 सेंटीमीटर, पर हमें D2 निकालना है। D2 कैसे निकाल लेंगे, देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी कि इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और कितने पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। अगर बाइसेक्ट करता है ये डायगोनल, अगर 24 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये साइड कितने के बराबर हो जाएगा, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है 225 माइनस 12 स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा 81। तो 81 का जो ये साइड आएगा वो 81 का रूट आएगा, मतलब 9 आएगा। ठीक है, तो ये साइड आ गया हमारा 91 9 सेंटीमीटर। समझे ना आप, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 12 स्क्वायर प्लस, अगर हमको ये साइड निकालना है, सपोज ये x है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 225 माइनस 144, जिसकी वैल्यू 81 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 81, मतलब 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमें मिल गया ये 9 सेंटीमीटर के बराबर मिल गया। तो पूरा डायगोनल्स कितने के बराबर होगा, ये जो पूरा D2 डायगोनल है ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, 9 प्लस 9, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्टेड है तो 18 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम एरिया में ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 18 टू जा 36, कैरी रहा 3, 18 वन जा 18, 19 20 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बनाते हैं। ये एक ट्रेपीजियम बनाते हैं हम, A, B, C, D is a trapezium in which AB is parallel to DC. Obviously होगा ही trapezium में. The ratio of AB to DC is 2:1. अच्छा, ये बड़ा है ना, तो ठीक है हम इसको नीचे कर देंगे, हम यहाँ पे इसको A बना देंगे, इसको B बना देंगे, इसको C बना देते हैं और ये D बना देते हैं। AB और DC 2:1 है, तो अगर ये 2x है तो ये x है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज 20 सेंटीमीटर। इनका डिस्टेंस कितना है, इनका डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी हो गई, 2x प्लस एक्स मतलब 3x इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया 20। तो अभी हमें x निकल जाएगा क्योंकि एरिया हमें पता है, एरिया कितना दिया हुआ है इसमें, एरिया दिया हुआ है 720। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये कट जाएगा 2 10 जा 20, ये 0 और 0 कट जाएगा, ये 3 की ये इधर कट जाएगा, 3 2 जा 6, 1 3 6 जा 12, मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 26 इंटू 2, कितनी हो जाएगी 26 इंटू 2, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 1 52 हो गई। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी 26,
तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ बताओ। ए बी का लेंथ मिल गया हमें 52, है ना, ये तो बहुत ही आसान था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्क ड्रॉ कर लेते हैं हम, सुंदर सा, एक सुंदर सा पार्क ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये सुंदर सा पार्क थोड़ा सा गंदा ही हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क जो है ये 40 मीटर है लेंथ, और इसकी ब्रेथ कितनी है, इसकी ब्रेथ है 20 मीटर। अ पाथ ऑफ विड्थ, अब देखिए पाथ कैसे बनाओगे, लिखा हुआ है पाथ ऑफ विड्थ 2.5 मीटर इज मेड ऑल अराउंड आउटसाइड इट, बाहर में एक पाथ बनाया हुआ है। पाथ तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना, चलने के लिए पाथ बनाएंगे हम पार्क में, तो ये पाथ बन गया हमारा। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पाथ, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया बताना है, ये जो पाथ है इसका एरिया बताना है हमें। ठीक है, इस पाथ का एरिया बताना है। और हमें क्या बोला है कि जो पाथ है उसकी विड्थ, ये जो विड्थ है ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, और ये भी 2.5 है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर के स्क्वायर के एरिया से अंदर का स्क्वायर का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो बाहर के रेक्टेंगल के एरिया से अगर अंदर के रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस कर देते हैं तो हमें एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। अभी अंदर का तो हमें डायमेंशन दिया हुआ है 40 इंटू 25, बाहर का डायमेंशन कितना होगा, ये देखिए ये पहले से ही इतना 40 था, इसमें इधर 2.5 ऐड हुआ, इधर इतना 2.5 ऐड हुआ, मतलब 40 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 45, इसका लेंथ हो गया। अब ब्रेथ के केस में ये 25 पहले से ही था, इसमें अभी कितना ऐड हुआ, 2.5 इधर ऐड हुआ, 2.5 इधर ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा 30। अब हमारा एरिया बड़े आसानी से निकल जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 45 इंटू 30 माइनस, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने वही किया 45 इंटू 30 माइनस 40 इंटू 25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 350 माइनस कितना हो गया 1000, आंसर कितना आ गया 350, तो हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे और पीवाईक्यूज भी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नए वीडियोस के साथ फिर से आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।